नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं खास खबरों की। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा की बड़ी खबर। बड़ौदा उपचुनाव की टिकट के लिए दिल्ली तक तोड़। योगेश्वर दत्त टिकट के लिए सीएम से मुलाकात करने पहुंचे। 16 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है। फिर से टिकट पाने की कोशिश में है योगेश्वर दत्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को लेकर दिल्ली पहुंचे योगेश्वर दत्त और फिर से टिकट पाने की कवायद। सीएम मनोहर लाल से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बड़ौदा में 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, जबकि नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख कल यानी कि 16 अक्टूबर को है, लेकिन अभी तक कोई भी दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नाक की लड़ाई बन चुकी है बड़ौदा उपचुनाव। हर पार्टी जातिगत समीकरण को देखते हुए और जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देना चाहती है। वहीं योगेश्वर दत्त ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आपको बता दें कि उम्मीदवार के नाम को फाइनल के लिए सीएम मनोहर लाल दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हो पाया है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही है कि हर पार्टी आज ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आपको बता दें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर 16 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं बड़ौदा में 2019 में चुनाव की अगर बात करें तो योगेश्वर दत्त ने ही चुनाव लड़ा था। फिर से टिकट पाने की पूरी ताकत फिलहाल वो लगा चुके हैं और योगेश्वर दत्त ने इसी के चलते सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहलवानों के साथ दिल्ली पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोला। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से शूटर बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल आरोप नहीं है, मेरे पास इसके सबूत भी हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच होने पर इसके सबूत अपने आप मिल जाएंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि ममता सरकार बांग्लादेश से शूटर बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। सरकार शूटर बुलाकर हमला करवा सकती है। ममता बनर्जी ने कोविड-19 के समय पीएम द्वारा भेजे गए राशन को खा लिया। टीएमसी के लोग टीएमसी नेताओं को मारते हैं, बम फेंकते हैं। सरकार के ही अंदर ही बंटरबाट है। विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर अपने विरोधियों का सफाया करने के लिए बांग्लादेश से शूटर्स बुलाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने 8 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों पर राज्य सरकार द्वारा रसायन युक्त पानी फेंकने का भी आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि इस पानी के कारण हमारे बहुत से कार्यकर्ता बेहोश हो गए थे। और चलिए इसी बीच रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। 15 तहसीलों के अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर एफसीआर संजीव कौशल ने मंडल युक्तों से तलब की रिपोर्ट 16 अक्टूबर तक देनी होगी रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। अप्रैल 2017 तक हुई रजिस्ट्रियों की मांगी गई है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 16 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी होगी। आपको बता दें, एफसीआर संजीव कौशल ने मंडल आयुक्तों से रिपोर्ट तलब करने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। 15 तहसीलों के अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयारी में जुट गई है। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से दुर्गा पूजा के मौके पर होने जा रही है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ये तय होना बाकी है कि पीएम मोदी खुद कोलकाता जाते हैं या वो कोरोना वायरस के चलते वर्चुअल पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी नवरात्रि के दौरान 9 दिन का व्रत रखते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस बार दुर्गा पूजा के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि सर्दियों के दौरान दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। उत्तर भारत में हिमालय की हवा, गंगा की नमी और धूल प्रदूषण और एक मैदानी क्षेत्र होने के नाते दिल्ली में
प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब तक केवल 4% प्रदूषण ही मल के जलने के कारण हो रहा है। दिल्ली में बायोमास जलती है। ये सभी कारक मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण संकट में योगदान करते हैं। पर्यावरण मंत्री ने पंजाब सरकार से अपील की है कि वो पराली जलाना बंद करे। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मेरा गला प्रदूषण की वजह से उस समय जाम हो गया जब मैं लुधियाना में एक समारोह के लिए गया था। जैसे हम कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हैं, वैसे ही हमें सीपीसीबी क्रैक टीमों की भी सराहना करनी चाहिए। सरकारी डेटा बताता है कि पंजाब में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 280% का इजाफा हुआ है और पिछले साल पंजाब में 21 सितंबर से 12 अक्टूबर तक 775 पराली जलाने की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी, जो इस साल इस अवधि में 2873 तक पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ही सबसे ज्यादा असुरक्षित है। दिल्ली में पुलिस वाले को एक कार चालक बोनट पर घसीटते हुए ले गया। पुलिस वाला कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चालक उसे बोनट पर घसीटता हुआ आगे ले जाता है। चालक कार को लहराकर पुलिसकर्मी को पटकने की कोशिश करता है। आखिरकार कार चालक कामयाब हो जाता है और पुलिसकर्मी पीठ के बल धड़ाम से बीच सड़क पर गिर जाता है। ये मामला 12 अक्टूबर को धौलाकुआं का है। इस तरह की घटना दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर और ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। दिन दहाड़े ट्रैफिक से भरी हुई सड़क पर एक कार चालक ने एक पुलिसकर्मी की जान को बुरी तरह से जोखिम में डाल दिया। न केवल पुलिसकर्मी की सुरक्षा दांव पर लग गई, बल्कि आसपास सड़क पर मौजूद सहयात्री की जान को भी खतरा हो सकता था। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी कार चालक करीब 500 मीटर तक बोनेट पर पुलिस वाले को घसीटता रहा। उस वक्त रोड पर भारी ट्रैफिक था। पुलिसकर्मी की गलती इतनी थी कि बस उसने कार चालक को ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए देखने के बाद रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चालक ने कार रोकने की जगह और तेज स्पीड से भगा दी। फिलहाल अब शिवम नामक आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहतक में आज जिला अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल की अध्यक्षता में जिला वर्किंग कमेटी की मीटिंग ली गई। मीटिंग की मुख्य गतिविधियों जिस पर चर्चा की गई, सभी विभागों से मच्छर जनित रोगों के बचाव के लिए सहयोग की अपील की गई। सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वो अपने कार्यालय परिसर और आसपास कहीं भी पानी का ठहराव न होने दें। अपने अपने विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारियों द्वारा मच्छर जनित रोगों से बचाव हेतु पूर्ण प्रयासरत रहेंगे और उनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग को साझा करेंगे। नगर निगम रोहतक, नगर पालिका महम कलानौर और सापला को निर्देश दिए गए कि मच्छर जनित रोगों से बचाव हेतु गतिविधि करें और पॉजिटिव केस पर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए जाते हैं आंकड़े, उनकी समय पर फंगिंग करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही पंचायती राज डीडीपीओ को भी ये निर्देश दिए गए कि डॉक्टर अनुपमा मित्तल द्वारा भी ये बताया गया कि बढ़ते हुए डेंगू के केसों को कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए सीएचसी स्तर पर डेंगू के सैंपल शुरू करवा दिए गए हैं, जिससे लोगों के समय पर जांच हो सके और उनके समय पर इलाज हो सके। अभी तक जिले में 6 मलेरिया के केस और 44 डेंगू के केस दर्ज किए जा चुके हैं। जिला मलेरिया वर्किंग कमेटी की मीटिंग हम हर 2 महीने में करते हैं और हम इसमें सभी डिपार्टमेंट्स को जिनसे हमें सहयोग की अपेक्षा होती है उनको बुलाते हैं। इसमें हमारा मेन एजेंडा यही था कि हम चाहते हैं कि सभी डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां जो मच्छर जनित रोग हैं उनसे बचाव में हमारी मदद करें और हर तरह का सहयोग दें कि कहीं भी पानी का ठहराव ना हो, उनके अपने ऑफिस में, उनके घर के परिसर में, आसपास, और हर डिपार्टमेंट जो भी उसका कार्य है मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए उसको पूर्णतः करता है। हरियाणा में आज वीरवार को पहली बार स्कूल नियमित पढ़ाई के लिए खुल रहे हैं। कोरोना के चलते अभी तक 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सिर्फ परामर्श के लिए स्कूल आने की अनुमति थी, लेकिन अब उनकी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक नियमित कक्षाएं लगेंगी। इस दौरान लंच नहीं होगा और किसी भी कक्षा में 20 से अधिक बच्चे नहीं बैठाए जाएंगे। 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाने पर फैसला प्रदेश सरकार बाद में लेगी। सबसे अंत में प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 5 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन को प्रदेश सरकार पूरी तरह से लागू करेगी। लॉकडाउन के बाद खुलने वाले स्कूलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने शारीरिक दूरी बनाए रखने के व्यापक प्रबंध किए हैं। सभी स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बुधवार को बारिश से जुड़ी घटनाओं में
25 लोगों की मौत हो गई। वहीं कर्नाटक में भारी बारिश हुई। पश्चिम बंगाल में बने गहरे दबाव के क्षेत्र में काकीनाडा तट से गुजरने के कारण दक्षिणी राज्यों में भारी तबाही हुई। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के पंढरपुर में भारी बारिश के कारण दीवार ढह जाने की एक घटना में एक परिवार के 4 लोगों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। भीषण बारिश और बाढ़ प्रभावित तेलंगाना के हैदराबाद में राहत और बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ सेना भी शामिल हो गई है और कई फंसे हुए लोगों को निकाला गया। मुंबई में आज दिन भर भारी बारिश की चेतावनी है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने आज मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। मुंबई और पुणे में रात भर जमकर बारिश हुई। मुंबई में सियोल पुलिस स्टेशन के पास कई फीट पानी भर गया है, तो वहीं पुणे में सड़कों पर मानो दरिया बह रहा है। पुणे के दगड़ू सेठ गणेश मंडल के बाहर कई फीट पानी जमा हो गया। मुंबई में आज दिन भर भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पुणे के इंद्रपुर इलाके में तेज बारिश के बाद छोटे छोटे नाले उफान पर आ गए। यहाँ लहरों की चपेट में एक बाइक सवार आ गया और बहने लगा। इसके बाद जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचाया गया। पलवल में एक कंप्यूटर सेंटर में हुई चोरी का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 5 चोर हाथों में टॉर्च लिए सेंटर के अंदर दाखिल होते हैं और पहले सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर अंदर कैमरे में जाते हैं और लगभग 1 लाख रुपए के सामान को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पलवल की प्रकाश विहार कॉलोनी निवासी पीड़ित ईश्वर सिंह ने बताया कि अलावलपुर चौक पर उसका माइंड शेफ नाम से कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी है। प्रतिदिन की तरह 14 अक्टूबर की सुबह पीड़ित जब सेंटर पर पहुंचा तो साइड वाली बिल्डिंग की सीढ़ियों के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। पीड़ित जब सेंटर में अंदर पहुंचा तो एक सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ था और अंदर से एक लैपटॉप, 3 कंप्यूटर, एक मोबाइल फोन, एक चार्जर और शौचालयों की टूटियां गायब थी। पीड़ित जब सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को चेक किया तो 5 युवक हाथों में टॉर्च लेकर अंदर आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। पीड़ित ने बताया कि यह वारदात कोई पहली बार नहीं है, बल्कि 2 महीने के अंदर सेंटर से 3 बार चोरी हो चुकी है, जिस संबंध में उन्होंने मामला भी दर्ज करवाया हुआ है। कैंप थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि पीड़ित की शिकायत उन्हें प्राप्त हुई और सीसीटीवी वीडियो भी मिला है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर फिलहाल मामले में जांच जारी है। ऊपर आए और छत के रास्ते से दरवाजा तोड़ के वो अंदर दाखिल हुए हैं। चोरों की संख्या 5 थी। सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल उनकी कंप्लीटली फेस डिटेक्शन हो रहा है। वो अंदर आए, उन्होंने थोड़ी तोड़ाफोड़ी करी, चीजें फैलानी शुरू करी और जाते वक्त अपने साथ में लैपटॉप लेके गए और कंप्यूटर लेके गए। 3 कंप्यूटर थे, एक लैपटॉप था और कुछ चार्जर, एक मेरा मोबाइल फ़ोन था जिसका नंबर भी मैंने रजिस्टर कर लिखवा दिया है इसमें FIR में। और साथ ही जो बाथरूम जो हमारा बना हुआ है उसमें जितनी भी टंकियाँ ठूटियाँ लगी हुई थी वो सारी की सारी चीज़ें वो निकाल कर ले गए। दायर किया, ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी मेरी कोचिंग सेंटर पे चोरी हुई है। जो आज एक तो लैपटॉप बता रहे हैं, 3 कंप्यूटर हैं, एक मोबाइल फ़ोन और एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर, ये गुम हुआ है जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए। सीसीटीवी फुटेज की वो ले ली हमने और हम जो है ना इसको हर संभव प्रयास करेंगे और मुताबिक सीसीटीवी फुटेज इसको कामयाब करेंगे और जितना भी जल्दी होगा सीसी कैमरे के अनुसार CIA की इमदाद लेके और पुराना रिकॉर्ड तलब करके हम जल्दी से जल्दी इनको राउंड अप कर लेंगे। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।